नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केएफए की पावर में। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लघु प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं, इसीलिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं से इस क्लास की शुरुआत हुई है। तब आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ आएगा। चलिए तो बिना देर किए क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2013 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं ये, ठीक है? और ये लघु हैं। मैंने अति लघु और एमसीक्यूज पहले 2 वीडियो में करा दिए हैं। जिस किसी को भी ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो पिछली 2 वीडियो पहले देख ले, उसके बाद इसको देखे, तब पूरा टॉपिक आपकी समझ में आएगा। चलिए तो चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन पर। ये जो लिख रहा है 31 लिख रहा है, ये 31 तो है, मतलब सॉरी, ये अगर देखा जाए तो लघु में पहला है, पर जो पेपर आता है उसमें ऐसे ही आता है। 15 एमसीक्यूज आते हैं, फिर 15 अति लघु आते हैं, उसके बाद तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने बनाया है। अगर आप पिछली 2 वीडियो भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये। चलिए, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। चलिए इसके महत्व जान लेते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, चरित्र और व्यक्तिगत व्यक्तिगत सॉरी व्यक्तिगत का विकास होता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सही दिशा देती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा सिर्फ मतलब हमें किताबी ज्ञान नहीं देती, शिक्षा हमें जीवन जीने की भी दिशा दिखाती है, जो सही दिशा होती है वो दिखाती है। शिक्षा मनुष्य को सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से विकसित करती है। शिक्षा जो है मनुष्य को क्या करती है? सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और बौद्धिक रूप से विकसित करती है, बनाती है। इसके माध्यम से इसके माध्यम से व्यक्ति सही गलत में अंतर करना सीखता है और समाज के विकास में योगदान देता है। इसीलिए शिक्षा इसीलिए शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निशुल्क निशुल्क एवं निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? देखिए, हमें ना क्वेश्चन में ही थोड़ा-सा हमें हिंट मिल जाता है, आंसर पता पड़ जाता है थोड़ा-सा अगर हम ध्यान से पढ़ें तो। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? चलिए देखते हैं किस प्रकार सहायक है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्राप्त कराना अनिवार्य है। ठीक है? यहाँ पे बता रहा था वो, बाल शिक्षा निःशुल्क है, तो क्या है? अगर तुम चाहो तो अपने पास से भी आप लोग चाहो तो अपने पास से बना सकते हो, ऐसे ऐसे देख के कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अर्थ 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर देना है। इसका उद्देश्य क्या है? हर बच्चे को समान शिक्षा
समान शिक्षा देने का अवसर है। ठीक है। इससे बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। क्या होता है इससे? इससे बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। शिक्षा से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षा, भाई जो बच्चा पढ़ता है आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। ठीक है। शिक्षा से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को समझते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? अच्छा, जिसने मेरी मतलब पहले वाली क्लास देखी होगी जो मैंने अति लघु कराए थे, उसमें भी फ्रोवेल के अनुसार एक क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? चलिए पढ़ लेते हैं। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा का मनुष्य नहीं सॉरी फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के अंदर निहित शक्तियों का प्राकृतिक और समुचित विकास करना है। शिक्षा के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। उन्होंने खेल के माध्यम से शिक्षा पर विशेष जोर दिया। फ्रोवेल का मानना था कि शिक्षा बालक को प्राकृतिक, समाज और ईश्वर के साथ समा सामंजस्य स्थापित कराना सिखाती है तथा उसके व्यक्तित्व का सं, संतुलित विकास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस टॉपिक को मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा समझाया था। साथियों, इस टॉपिक को मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा समझाया था, इसीलिए अगर आपको यहाँ थोड़ा भी डाउट हो तो आप पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें। इससे आपको आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो पिछले ये 2023 वाला पेपर है, जो पूरा सॉल्व करके आपको दिया जा रहा है। बस आपको पढ़ना है, उसके बाद आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो एक लाइक और एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिले, ताकि मैं और भी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। अच्छा, ये भी पढ़ा था हमने, बुनियादी शिक्षा और फ्रोवेल वाला दोनों हमने उसी क्लास में पढ़ा था, पर उसमें वो शॉर्ट था, इसमें लॉन्ग है। चलिए देखते हैं फ्रोवेल वाला, वो सॉरी बुनियादी शिक्षा किसने दी थी हमें? बुनियादी शिक्षा के प्रारंभ किसने किया था? जो बच्चे पहले वाली क्लास देख चुके हैं, वो मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर दे। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था बताइए? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? मैंने बोला था ना, महात्मा गांधी। और जिन बच्चों ने मेरी पिछली कक्षा देखी होगी, पिछली वीडियो देखी होगी, उन्हें ये बात पता होगी। बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे नई नई तालीम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा को श्रम और जीवन से जोड़ना जीवन से जोड़ना है। इससे हस्तकला और कार्य के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा में आत्मनिर्भरता, नैतिक मूल्यों और सामाजिक सहयोग पर विशेष जोर दिया जाता है। इसका लक्ष्य बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास कराना तथा उन्हें उपयोगी नागरिक बनाना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अच्छा, जो समाज में परिवर्तन होते हैं सामाजिक, उसमें शिक्षकों की भूमिका बताइए। चलिए देखते हैं। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। शिक्षक क्या होता है? समाज का मार्गदर्शक होता है। वह शिक्षा के माध्यम से वह शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियां की भावना विकसित करता है। शिक्षक बच्चों को अंधविश्वास, भेदभाव और कुनीतियों कुनीतियों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। शिक्षा के शिक्षा के द्वारा वह नए विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस प्रकार शिक्षक समाज में जागरूकता लाकर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आ गया? जो शिक्षक है वो सच में समाज का मार्गदर्शक है, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो स्कूल ही जाते हैं, और जब स्कूल घर पहले वो घर रहते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो स्कूल जाते हैं, तो वो किसके पास जाते हैं? टीचर के। तो उसको जो भी उसके अंदर परिवर्तन या अच्छा बुरा जो भी अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो टीचर ही होता है। टीचर ही अगर उसके मन में कुछ गलत भाव है तो उन्हें हटा के अच्छे सकारात्मक भाव रख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, औपचारिक है ना, अनौपचारिक। चलिए देखते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में निर्धारित पाठ्यक्रम और सामान्य समय के अनुसार दी जाती है। इसमें परीक्षा और परिणाम भी व्यवस्थित व्यवस्था होती है। इसमें शिक्षा और परीक्षा और प्रमाण 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 पत्र की व्यवस्था होती है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अच्छा हाँ, देखिए, मतलब औपचारिक वह शिक्षा होती है जो हमें क्लास में दी जाती है, जो स्कूल में, और उसका एक टाइम भी होता है। जैसे स्कूल का टाइम होता है कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का होगा, उसके बाद हम घर। ठीक है। पर अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, पहले मैं समझा देती हूँ आपको। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हमें किसी समय के अनुसार, और उसमें हमें ये भी पता है कि भाई इसमें अब हमें पता है हम स्कूल जाएंगे तो फिर हमारा टेस्ट भी होगा, उसके बाद एग्जाम भी होंगे, फिर हमारा रिजल्ट भी आएगा, है ना। पर हमारी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसको देखो ये भी क्या कहती है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो घर, समाज, अनुभव और जीवन की गतिविधियों से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम, समय या परीक्षा नहीं होती है। दोनों प्रकार की शिक्षा मिलकर व्यक्ति के व्यक्तिगत का विकास होती है। देखिए, औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हमें, जैसे मान लो हमारे मैथ वाले सर हैं, ठीक है। अब हमारे मैथ वाले सर हैं, वो हम स्कूल जाते हैं, मैथ वाले सर हैं तो हमें मैथ वाले सर ही पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि हिंदी वाले सर आके हमें मैथ पढ़ा जाए। तो वो क्या है? औपचारिक शिक्षा है। और उसमें हमें ये भी पता है कि अब मैथ वाले सर ने हमें 2 एक्सरसाइज करा दी, ए भी करा दी, है ना? ए भी करा दी और बी भी करा दी। अब ऐसा तो नहीं है, अब हिंदी वाले सर सिर्फ अगर नहीं आए मैथ वाले सर, तो हिंदी वाले सर आके बैठ सकते हैं क्लास में, ताकि बच्चे शोर ना करें, पर वो मैथ पढ़ाएँगे नहीं। क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि पाठ्यक्रम क्या है, क्या नहीं, उन्हें तो हिंदी का पता है। तो ये क्या है? औपचारिक। पर अनौपचारिक क्या होती है? अनौपचारिक ये होती है कि आप कहीं गए, ठीक है? अब आपने देखा कि एक एक आदमी गाय को मार रहा है। सॉरी, एक आदमी गाय को मार रहा है और आप उसको देख रहे हैं, तो आप वहां से एक शिक्षा ग्रहण करेंगे क्या? क्योंकि वहां आपको एक दया आएगी आपके मन में कि बताओ कैसे, मतलब गाय को क्यों मार रहा है ये। तो आपके मन में एक दया आएगी, तो आप एक भाव लेके आएंगे वहां से कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए, मतलब पशुओं को ऐसे नहीं मारना चाहिए, उनके अंदर भी जान होती है, उनके अंदर भी जीवन होता है, तो उन्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए, ये भाव है। फिर एक चीज ये हो गई कि आप घर में बैठे हैं, अब मम्मी बोल रही है कि चलो मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी, लो ये सब्जी काट दो। तो आपको सब्जी काटनी नहीं आती, पर मम्मी ने जैसे जैसे बताया आपने सब्जी काट दी। तो ये भी आपने
यहाँ से भी आपने सीखा, क्या सीखा? सब्जी काटना, तो ये भी एक शिक्षा है, ठीक है। फिर आप चले कहीं, आप कहीं बैठ के, आप बैठे हैं दोस्तों के साथ, अब कोई पड़ोस के चाचा आ गए, उन्होंने डांट लगा दी कि क्या आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है, मतलब सुना दी, बोल दिया घर जा। तो यहाँ से भी आपको उन्होंने ज्ञान दे दिया। तो ये क्या है? अनौपचारिक। जो आपको कहीं से कुछ भी मिल जाए, वो भी ज्ञान ही है, पर वो है अनौपचारिक, उसकी कोई सीमा नहीं है। और औपचारिक क्या होता है? जो हमें स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालयों में मिले, ठीक है, उसको औपचारिक बोलते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद है क्लियर तो हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए, सुझाइए। चलिए पर्यावरण रोकने के सुझाव, उपाय सुझाइए। पर्या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। भाई देखो, अगर पर्यावरण प्रदूषण होने से रोकना है तो ये सच है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, जितने हो सकते हो उतने पेड़ लगाइए। इससे क्या होगा कि प्रदूषण ना होने की संभावना बढ़ जाएंगी, मतलब खत्म तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ कंपनियां, इतनी सारी फैक्ट्री हैं, उनका प्रदूषण, उनका धुआं होता है, ठीक है। चलो फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं हम। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। उद उद्योगों को वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना आवश्यक है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए और कचरे का सही प्रबंधन प्रबंधन करना चाहिए। जल और वायु को स्वच्छ रखने के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। ऊर्जा के लिए सौर और पवन जैसी स्वच्छ स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इन उपायों से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, आगे समझ में? भाई अगर पर्यावरण प्रदूषण होने से रोकना है तो ये सच है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। और जो वाहनों से निकलने वाले धुएं होते हैं उनको नियंत्रित कीजिए, ठीक है। प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए, और मेरा तो मानना करिए ही मत, ठीक है। कचरे को सही प्रबंध में लगाइए, जैसे कचरा होता है इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है। वायु को स्वच्छ करने का, जल और वायु को स्वच्छ रखने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाइए, ठीक है। तो ये सब करने से क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण रुक सकता है, और रुकेगा नहीं तो कम तो हो ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के माध्यम पारस्परिक संबंधों को बताइए। चलिए, समाज व्यक्ति के समूह समाज व्यक्तियों के समूह को कहते हैं। समाज क्या कहते हैं? व्यक्ति के समूह को कहते हैं। जो व्यक्तियों का समूह होता है उसको समाज कहते हैं, जो आपस में संबंध, नियम और सहयोग के आधार पर साथ रहते हैं। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। समाज शिक्षा को दिशा देता है। समाज शिक्षा को दिशा देता है? नहीं, वैसे हो सकता है ये गलत हो कि समाज शिक्षा को दिशा देता है। शिक्षा समाज को दिशा देती है, क्योंकि शिक्षा होगी जब तो समाज अच्छा होगा। तो ये शायद इसमें टाइपिंग में गलती हो गई है। और शिक्षा समाज के विकसित में योगदान देती है। हाँ ये ठीक है। शिक्षा समाज के विकास में योगदान करती है। शिक्षा के माध्यम से समाज के मूल्य, परंपराएं और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। इस प्रकार शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवीय मूल मानवीय मूल संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। विवेचना कीजिए। मानवीय मूल जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और सहयोग कितने होते हैं ये? देखिए, प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और सहयोग। सहयोग पांच पांच होते हैं, याद कर लेना। पांच में
5 सॉरी ये 5 होते हैं। 5 सहयोग समाज की शांति और सद्भाव बनाए रखते हैं। इन इन मूल्यों के बिना समाज में संघर्ष और अशांति बढ़ सकती है। मानवीय मूल मनुष्य को नैतिक और जिम्मेदार बनाते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव विकसित करता है। इसीलिए मानवीय मूल्य केवल मनुष्य नहीं बल्कि सृष्टि के संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण सृष्टि के संतुलन और कल्याण के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। चलिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसको भी कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषता बताइए। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बढ़ाना था। इसकी प्रमुख विशेषताएं सभी के लिए समान शिक्षा का अवसर, नंबर 1। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, महिलाओं की शिक्षा का विशेष प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार। इस नीति का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना था। चलिए, तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी। और हाँ, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए मेरी पिछली 2 वीडियो भी जरूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सॉरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, तो अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूंगी। बस आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। मैं और वीडियो लाती रहूं आपके लिए इतनी ही अच्छी, ताकि कि आपको पढ़ाई में डीएलएड करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी सी हो सकती है, पर मैं जितनी कोशिश करूंगी उतनी होने नहीं दूंगी। मैं प्रयास करती रहूंगी। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।